हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। जैसे कि इस लीगल सीरीज के अंदर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश किया था। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट किया है दैट इज योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाले सेशन के अंदर हमने बहुत सारे बेसिक्स सेक्शन 1 to 4 में डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 था, उससे क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं वो भी डिस्कस किया था। उसी अमेंडमेंट के दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम आज वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाए जा सकते हैं बाय द कोर्ट। इसके अगेंस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड नहीं कराए जा सकते, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। और ये सेक्शन नंबर 14 एंड 14A डिस्कस करेगा। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये भी आपके पास पार्ट सेकंड में ही दिए गए हैं एंड दे आर गिवन अंडर चैप्टर सेकंड दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो रेंज है या किस पार्ट के अंदर किस चैप्टर के अंदर सेक्शंस फॉल कर रहे हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आई होप आज का एजेंडा आपको क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 14 के साथ। तो जैसे कि ये जो मैंने आपको सेक्शन दिया है दैट इज इन ब्लू कलर। ठीक है, और जब हमने अपना अमेंडमेंट पार्ट डिस्कस किया था तो हमने 3 तरह के अमेंडमेंट डिस्कस किए थे। एक ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं, रादर हम बोले कि सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कि पहले कोई वर्ड था उस वर्ड को चेंज करके दूसरे वर्ड्स इंसर्ट कर दिए गए हैं, तो दैट इज योर छोटे मोटे जो हम सब्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट्स कह सकते हैं। सेकंड वो अमेंडमेंट्स होते हैं जहां पर कोई सेक्शन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था बट अभी क्या किया है उस सेक्शन को किसी नए सेक्शन के साथ रिप्लेस कर दिया, जैसे कि हमारा सेक्शन नंबर 14। यानी कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले सेक्शन नंबर 14 एग्जिस्ट नहीं करता था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, सेक्शन नंबर 14 एग्जिस्ट करता था बट अब क्या किया गया है उस पुराने सेक्शन को नए सेक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है। एंड फाइनली आपका ABC जो नए सेक्शंस इंसर्ट किए जाते हैं ताकि आपके ओल्ड नंबरिंग या ओल्ड सीरीज ऑफ सेक्शन डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए जो बिल्कुल नए सेक्शंस इंसर्ट किए जाते हैं दैट आर नेम्ड एज ABC। जैसे कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 14A। तो 14A जो सेक्शन है वो पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था बट 2018 के अमेंडमेंट से इट हैज़ बीन न्यूली इंसर्टेड। तो आई होप कौन से अमेंडमेंट का क्या मतलब है उसको लेकर आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 14 में क्या बोला है। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। इसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं जो कोर्ट जो है वो स्पेसिफिकली एनफोर्स करने के ऑर्डर नहीं दे सकता है। सो द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, नेमली फर्स्ट क्या है, where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provision of section number 20। तो जो सेक्शन नंबर 20 है वो हम अपने नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझेंगे कि अगर किसी पार्टी ने दूसरी यानी कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी थी उसके बिहाफ पर या उससे हटके किसी और थर्ड पार्टी से या उसके एजेंट से अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है तो उस केस के अंदर आप जो ओरिजिनल पार्टी है यानी कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको ये नहीं बोल सकते कि अब आप वापस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, वहाँ वो आपका राइट खत्म हो जाता है अगर एक बार आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो। ठीक है, इस टॉपिक को जब हम अपने नेक्स्ट वाले सेशन में डील करेंगे तब हम इसको अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको 2 वर्ड्स याद रखने हैं, दैट इज योर सेक्शन नंबर 20 जिसमें क्या बताया गया है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो अग्रीव्ड पार्टी है उसने डिफॉल्टिंग पार्टी के प्लेस पर किसी थर्ड पार्टी से या फिर किसी एजेंट से किसी उसके एजेंट से क्या ऑब्टेन कर लिया है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो उस केस के अंदर जो पार्टी है वो सामने वाली पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं बोल सकती है। ठीक है, सेकेंड आता है अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर क्या है एक कंटिन्यूअस ड्यूटी है यानी कि लगातार कुछ परफॉर्मेंस रहेगा और वो क्या है कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको क्या कीवर्ड याद रखने हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। सेकंड, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी कंटिन्यूअस ड्यूटी है जो कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, थर्ड आता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म।
यानी कि क्या है, सपोज मैं एक पेंटर हूँ, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है मैं आपको इस डेट के ऊपर आपकी पेंटिंग बना के दूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, डिनाई कर दिया है, तो ये क्या है, मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट कोर्ट बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है। और मेरी परफॉर्मेंस कैसी है कि मेरे बिहाफ पर कोई इसको परफॉर्म नहीं भी कर सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर क्या है आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या है, डिपेंड करता है ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बोली जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नेचर कैसा है, डिटर्मिनेबल है, ठीक है। सो इससे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास 4 ऐसे केसेस हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक एनफोर्सिबिलिटी बार्ड है, यानी कि कोर्ट आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली एनफोर्स करने के लिए नहीं बोल सकता। क्या क्या है, पहला सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंटिन्यूस ड्यूटी का परफॉर्मेंस है जो कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है। थर्ड है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी पार्टी के पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। थर्ड इज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर कैसा है, डिटर्मिनेबल है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। तो आपको दोनों सारे सेक्शंस की जहाँ पर ये पॉइंटर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको अच्छे से याद रखना होगा कि कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाया जा सकता है एंड कहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमने कल एक सेक्शन डिस्कस किया था, दैट इज सेक्शन नंबर, सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसमें था जनरल रूल। तो क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जा सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 11(1), 14, 11 क्लॉज 2, 14 एंड सेक्शन नंबर 16। सो ये कौन सा सेक्शन बताता था हमें, सेक्शन नंबर 10, जहां पर ये बोला गया है कि कोर्ट स्पेसिफिक एनफोर्समेंट का ऑर्डर दे सकता है, बट किन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, 11 का सबसेक्शन 2 दैट इज जहां पर ट्रस्टी ने अपनी पावर एक्सीड कर दी, सेक्शन नंबर 14 जहां एक्सप्रेसली आपको बोला गया है कि इन सिचुएशंस के अंदर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड हमारे पास एक और सेक्शन आएगा जो हम बाद में डील करेंगे, दैट इज योर सेक्शन नंबर 16, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर पावर टू एंगेज एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो ये वाला जो आपको देखकर समझ आ रहा होगा दैट इज सेक्शन नंबर 14A। तो 14A क्योंकि ए लगा हुआ है इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये सेक्शन पहले एसआरए में एग्जिस्ट नहीं करता था, इट इज न्यूली इंसर्टेड फ्रॉम 2018 अमेंडमेंट, ठीक है। लास्ट वाला जो था दैट इज ऑल्सो योर अमेंडेड सेक्शन, ठीक है, ये भी आपका क्या था, अमेंडेड सेक्शन था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 14 को, 14A को, जो क्या क्या बता रहा है, कोर्ट की पावर बता रहा है कि वो किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है। अब अगर आपको ध्यान हो तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक्सपर्ट रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, दैट इज योर सेक्शन नंबर, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है, सभी फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन है जो ये टर्म, जो एक्सपर्ट टर्म है, इससे डील करता है। सो ये कौन सा सेक्शन है, रीड विद सेक्शन नंबर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। सेक्शन नंबर 45 है जो बताता है एक्सपर्ट कौन होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर क्या रखता है, स्पेशलाइजेशन रखता है, ठीक है। तो जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट डील करेंगे तब हम अच्छे से इसको और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर कोर्ट एक्सपर्ट एंगेज करता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि सीपीसी में जो भी बोला गया है उसके अलावा भी, इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट वेयर द कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू involved in the suit, it may engage one or more expert and direct to report to it on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence including production of document on the issue। यानी कि अगर सूट के अंदर कोई ऐसा मैटर है जहां कोर्ट को लग रहा है कि हमें किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की रिक्वायर्ड है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है और उन्हें बोल सकता है कि आप इस मैटर के अंदर क्या दें, हमें रिपोर्ट दें, और इवन एविडेंस देने के लिए वो उस एक्सपर्ट की अटेंडेंस को भी सिक्योर कर सकता है, ठीक है।
तो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है, उनका जो अटेंडेंस भी ले सकता है फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंसेस, इसी के साथ साथ उन्हें डायरेक्ट करेगा टू रिपोर्ट ऑन द मैटर। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू सच इशू तो वो भी प्रोड्यूस करने को बोल सकता है। ठीक है, सेकेंड सबसेक्शन क्या बोलता है, द कोर्ट मे रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन to give relevant information to the expert or to produce or to provide access to any relevant document, goods or other property for his inspection। यानी कि एक्सपर्ट को पूरा पूरा हेल्प करना है या पूरा पूरा एड करना है, इसके लिए भी कोर्ट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि इस एक्सपर्ट को अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई गुड्स चाहिए, कोई प्रॉपर्टी चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, तो वो सारी उसको प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन बोलता है जो ओपिनियन है या जो रिपोर्ट एक्सपर्ट देगा दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सो द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट एंड द कोर्ट और with the permission of the court any of the parties to the suit may examine the expert personally in open court on any of the matters referred to him or mention in his opinion or report or as to his opinion or report or as to the manner in which he has made the inspection। यानी कि पहला क्या है, फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी रिपोर्ट या ओपिनियन एक्सपर्ट देगा वो रिकॉर्ड का पार्ट फॉर्म करेगी। सेकेंडली, कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एग्जामिन कर सकती है एक्सपर्ट को ओपन कोर्ट के अंदर किसी भी मैटर से रिलेटेड, यानी कि अगर उसने कोई ओपिनियन दिया है उससे रिलेटेड या उसने कुछ इंस्पेक्शन वगैरह किया है तो उससे रिलेटेड ऐसा एग्जामिनेशन पार्टी ओपन कोर्ट में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको पार्टी का राइट बताया है। ठीक है, एंड फाइनली फोर्थ पॉइंट, the expert shall be entitled to such fee, cost or expense as the court may fix, which shall be payable by the parties in such proportion and at such time as the court may direct। तो अब एक्सपर्ट ने क्योंकि अपनी सर्विस दी है तो उस सर्विस के अगेंस्ट में उसको कुछ फीस या कोई भी जो भी कॉस्ट एक्सपेंसेस पेबल रहेंगे वो पार्टीज पे करेंगी और जो प्रपोर्शन होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में बताया है कि कोर्ट ऐसा एक्सपर्ट एंगेज कर सकता है, उसको रिपोर्ट करने के लिए बोलेगा एंड इफ रिक्वायर्ड एविडेंस देने के लिए उसको अटेंडेंस भी देने को बोल सकता है। इसी के साथ साथ अगर ऐसा कोई मैटर पे कोई डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है तो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी बोल सकता है। सेकंड में वो किसी और अदर पर्सन को कोर्ट क्या बोल रहा है कि अगर एक्सपर्ट को कोई भी हेल्प चाहिए तो ऐसी एक्सेस, ऐसी हेल्प उस पर्सन को एक्सपर्ट को प्रोवाइड करनी होगी। थर्ड क्या बोल रहा है, जो भी ओपिनियन या रिपोर्ट दी जाएगी बाय द एक्सपर्ट वो क्या करेगा, रिकॉर्ड का पार्ट फॉर्म करेगा एंड जो पार्टीज है टू द सूट वो कोर्ट की परमिशन के साथ में ऐसे एक्सपर्ट को ओपन कोर्ट में एग्जामिन कर सकती है। एंड फाइनली जो एक्सपर्ट का फीस रहेगा, रेम्यूनरेशन रहेगा, कॉस्ट एक्सपेंस रहेगा वो पार्टीज पे करेंगी और किस प्रपोर्शन में एंड किस टाइम पे पे करेंगी दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 14 एंड 14 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 14 हमें वो 4 केसेस बता रहा है जहां कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता है, उन 4 को अच्छे से याद कर लीजिए। एंड 14 बता रहा है पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। First, A contract with B that he will paint a picture for B in consideration of rupees 5,000 to be paid to him. Second, A contract to marry B. Third, an author contract with B to complete a literary work. And last option, all of the above. So, कौन सा एग्जाम्पल किस केस में फॉल कर रहा है वो एनालाइज करके आप इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट जो भी एमसीक्यूज हैं और जो मीन्स रिलेटेड क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.judicialdream.com। इसी के साथ आप वहाँ पर और भी एमसीक्यूज, क्विजेस अदर देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा भी जो भी आपके एक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हमारी वेबसाइट पे रेफर कर सकते हैं विद आंसर्स। इसी के साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, डू रिवाइज द सेशन एंड अगर आपके कोई सजेशंस या क्वेरीज है रिलेटेड टू द सेशंस और द टॉपिक और द असाइनमेंट क्वेश्चंस देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।